स्वागत है दोस्तों आज के सेशन में। आज अपन दोस्तों चर्चा करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। बंदरगाह क्या होता है, वो बंदरगाह काम कैसे करते हैं और इसमें जो जहाज आते हैं किस प्रकार से कंटेनर लाते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं अपन। तो दोस्तों अधिक से अधिक बच्चों के पास क्लास को शेयर करें, ये सभी आपको पहले दिखाते हैं। दोस्तों बंदरगाह उसी प्रकार से होते हैं। देखिए ये जहाज है, क्या है? जहाज जो समुद्र में चलता है। ये जहाज इतना बड़ा होता है दोस्तों कि इसमें लगभग 5,000 लोग इसमें रह सकते हैं। कितने लोग रह सकते हैं? 5,000 लोग रह सकते हैं। इसमें दोस्तों उनके रहने की, खाने की, पीने की और खेलने की तक भी इतने बड़े बड़े इसके अंदर स्टेडियम होते हैं जिन पर दोस्तों क्रिकेट भी खेल सकते हैं और तमाम प्रकार के कार्यकलाप। इसके अंदर घूमने के लिए बाकायदा दोस्तों पार्क होते हैं, सभी आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों अपन सबको देखने से पहले और भी इन सब के बारे में चर्चा करते हैं, तो अपन आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि किस प्रकार से जहाज होता है। ये आपके सामने एक वीडियो प्ले हो रहा है। 500 के आसपास यात्री एक बार में सफर कर सकते हैं और इन यात्रियों की सेवा के जहाज के अंदर लोग में 2394 क्रू मेंबर मौजूद रहते हैं, वो भी 24 घंटे। देखिए जहाज के अंदर सब जहाज कुछ में है। मनोरंजन के लिए आइस स्केटिंग, बास्केटबॉल कोर्ट, पूल प्ले, डिस्को, कैसीनो, 3D मूवी थिएटर मौजूद है। वहीं खाने पीने के शौकीनों के लिए इसमें सेंटर भी बनाया गया है। देखिए तो पार्क है जहाज के अंदर, तो जहाज के अंदर आप इस प्रकार से घूम सकते हैं, नज़ारे ले सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा है। तो देखा आपने बीच समंदर में कैसे ये जहाज आपका मनोरंजन कर सकते हैं। समुद्री जहाज तो महज बस एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हुआ करते थे। आपने इन सबको देखा है। अब अपन इससे कि नेक्स्ट चलते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वजूद में लाया गया दोस्तों मन से भी ना छूटे। चलिए अब इसको आगे प्ले करते हैं अपन, ठीक है ना दोस्तों। आप सभी ने इसके बारे में जाना कि जहाज कैसा है। अब जहाज के बाद अपन चलते हैं कि भारत के जो बंदरगाह हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं। तो इन सब के बारे में चर्चा करते हैं अपन भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। भारत के बंदरगाह दोस्तों जो बड़े बंदरगाह हैं, इन बड़े बंदरगाहों की संख्या दोस्तों 13 है। कितनी है? 13 है। जो जिन पर दोस्तों बड़े बड़े कंटेनर और लद सकते हैं। और कंटेनर क्या होता है? तो कंटेनर उस प्रकार से होता है जिस प्रकार से आप ट्राला देखते हो, यानी ट्रक देखते हो जो सड़क से चलता है। इतना बड़ा एक भारी पेटी सी होती है जो इसको कंटेनर बोलते हैं, जिसमें सामान भरा हुआ होता है। उसमें के अंदर सामान कुछ भी हो सकता है। जो एक जहाज पर 2,000 1,000 2,000 के लगभग कंटेनर लादे जाते हैं। इन पर दोस्तों जो किराया लगता है, जो भाड़ा लगता है, जो कंटेनर के माध्यम से इस पर भाड़ा लगता है। तो इन जहाज़ों के माध्यम से जो क्या होता है, इन जहाज़ों के माध्यम से कंटेनर में लद के सामान कहाँ कहाँ से अपने भारत में उतरता है, कहाँ कहाँ पर और कहाँ कहाँ से लदता है, इन सब के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए कि ये आपके सम्मुख जो कांडला बंदरगाह है ना, ठीक है ना। सबसे पहला भारत का विकसित कांडला बंदरगाह है। कौन है? कांडला बंदरगाह है। ये कांडला बंदरगाह है। कौन सा? ये यहाँ पर कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये कांडला बंदरगाह दोस्तों गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। भारत को आज़ादी 1947 में मिलने के बाद जो कांडला बंदरगाह है को दोस्तों विकसित किया गया था, क्योंकि पहले भारत का बंदरगाह कहाँ पर? तो कराची बंदरगाह हुआ करता था। कौन सा बंदरगाह है? कराची बंदरगाह। लेकिन भारत के विभाजन के बाद कराची बंदरगाह दोस्तों पाकिस्तान की सीमा में चला गया। कहाँ पर चला गया? पाकिस्तान की सीमा में चला गया। कौन सा बंदरगाह? कराची बंदरगाह। तो भारत में तत्कालिक कारण से जो बंदरगाह की स्थिति है बनाया गया। कौन सा? कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है जिस पर सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। वर्तमान में यदि किसी बंदरगाह से सबसे अधिक व्यापार होता है तो वह कांडला बंदरगाह से होता है। कांडला बंदरगाह दोस्तों ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह होगा। ज्वारीय
ज्वारीय कैसा है, तो जो आप समुद्र देखते हो, समुद्र में जो हेड़ा आते हैं इनके माध्यम से जहाज़ों को आगे पहुंचाया जाता है। तो आपको आगे बंदरगाह देखने के बाद ये भी बताएंगे कि जहाज़ को बंदरगाह के पर किस प्रकार से लगाया जाता है। आपको बताएं कि बंदरगाह क्या होता है। तो जिस प्रकार से आप बस स्टैंड पर बसों को रुकता हुआ देखते हैं, रेलवे स्टेशन पर रेलों को रुकता हुआ देखते हैं, उसी प्रकार से जो बंदरगाह होते हैं वहाँ पर आपको जहाज रुकते हुए दिखाए जाएंगे। ठीक है ना। तो आप देखिए भारत में जो प्रमुख बंदरगाहों की संख्या है वह दोस्तों बड़े बंदरगाहों में 13 बंदरगाह हैं, जो 13 बंदरगाहों को आपको यहीं देखते देखते याद कराएंगे। इसके साथ में दोस्तों 250 के लगभग में छोटे बंदरगाह हैं। जो 13 बंदरगाह हैं इन पर दोस्तों केंद्र सरकार का कंट्रोल रहता है। ठीक है ना, केंद्र सरकार के, जबकि जो 250 बंदरगाह हैं इनमें से कुछ बंदरगाह दोस्तों कैसे हैं दोस्तों, प्राइवेट हैं। प्राइवेट यानी निजी हैं। किसे, निजी, जैसे अंबानी के, अडानी के और रिलायंस जियो के, इनके हैं। ठीक है ना। और कुछ बंदरगाह हैं जो राज्य के अधीन है। किसके अधीन है, राज्य के अधीन। तो जो कांडला बंदरगाह है ये क्या है, इसके दोस्तों सबसे अधिक व्यापार होता है। व्यापार के बाद में यह दोस्तों ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा है, ज्वारीय बंदरगाह। ज्वारीय बंदरगाह के साथ ये दोस्तों मुक्त व्यापार, सबसे बड़ा मेन पॉइंट है इसका दोस्तों कि जो कांडला बंदरगाह है ये मुक्त व्यापार है। मुक्त व्यापार कैसा, मुक्त व्यापार का मतलब ऐसा है कि जब अपन कोई बस में यात्रा करते हैं और प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं तो अपन प्लेटफॉर्म टिकट कटाना पड़ता है। ठीक है ना। तो इस पर दोस्तों जब कोई जहाज कांडला बंदरगाह पर आती है तो उसको रुकने का, ठहरने का टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये दोस्तों मुक्त व्यापार क्षेत्र है। तो आगे जानते हैं अपन। और इसमें जो बंदरगाह है इसका कांडला बंदरगाह का नाम बदलने की दोस्तों गुजारिश हुई है। तो इसको नाम दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा, दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी कांडला बंदरगाह को जाना जाता है। नेक्स्ट बंदरगाह है उसके नीचे दोस्तों बम्बई बंदरगाह है। कौन सा, बम्बई बंदरगाह। तो बम्बई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कैसा है, बम्बई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसी के नीचे में आपको मिलेगा नेक्स्ट बंदरगाह नाहावा शिवा बंदरगाह। नाहावा शिवा बंदरगाह को दोस्तों JNPT के नाम से भी जानते हैं। JNPT के नाम से भी जानते हैं। JNPT के नाम से क्यों जानते हैं, तो इसको दोस्तों नाम पड़ता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों जो JNPT बंदरगाह है, कभी क्वेश्चन में आता है कि JNPT बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये दोस्तों महाराष्ट्र बम्बई में है। और ये आधुनिक बंदरगाह है। बोले क्वेश्चन आता है कि कौन सा बंदरगाह आधुनिक है, तो JNPT या नाहावा शिवा बंदरगाह आधुनिक बंदरगाह है जो नई टेक्नोलॉजी के आधार पर विकसित हुआ है। नाहावा शिवा बंदरगाह। उसके नीचे में मिलेगा आपको दोस्तों मरमुगांव बंदरगाह है। ये मरमुगांव बंदरगाह दोस्तों गोवा में स्थित है। कहाँ पर है, गोवा में। जैसे कि आपको ऑफलाइन क्लासों में गोवा के बारे में इंटरेस्टिंग कहानियों के माध्यम से जैसे जो चैप्टरों में मिलते हैं उनमें भी बताया है कि गोवा काफ़ी ज़्यादा बीच के लिए प्रसिद्ध है। और गोवा दोस्तों पर्यटन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, पर्यटन क्या होता है, तो जिस प्रकार से अभी जहाज में आपको घूमते हुए यात्रीगण दिखाई थी, उसी प्रकार से गोवा में जो पर्यटन आते हैं तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गोवा में जो मरमुगा जो पर्यटक बंदरगाह है। इसके साथ जो मरमुगांव बंदरगाह है ये किस पर निर्मित है, तो दोस्तों ये भूमि पर निर्मित नहीं है। ये दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ है वह एस्चुरी पर निर्माण हुआ है। किस पर, एस्चुरी पर निर्माण हुआ है। अब ये एस्चुरी क्या होती है, तो जैसे ही आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश से निकल कर के नर्मदा नदी बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो ये अपने साथ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। फिर किसका निर्माण करती है, तो ये एस्चुरी बनाती है। कैसी बनाती है, एस्चुरी, कि उसके साथ जो गाद सिल्ट आती है उसको कहाँ पर ढकेल देती है, तो समुद्र में दूर फेंक देती है। उससे जो निर्मित द्वीप का निर्माण होता है, एस्चुरी का निर्माण होता है, उस पर बना हुआ बंदरगाह है मरमुगांव बंदरगाह है।
इसके बाद दोस्तों अपन नेक्स्ट चलेंगे तो आपको मिलेगा न्यू मंगलोर बंदरगाह। कौन सा? न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। कौन सा? जैसे कि आपने मैप क्लास में पूरे राज्यों की स्टडी कर ली है, तो इसमें आपको देख रहे हैं कौन सा बंदरगाह है, तो ये न्यू मंगलोर बंदरगाह है, ये कर्नाटक में स्थित है। इसकी विशेषता में क्या है? तो ये बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैसे आपको देखा कि कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कर्नाटक धारवाड़ की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक किसके लिए? धारवाड़। और धारवाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धारवाड़ दोस्तों लोहा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोहा के लिए। जबकि थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पर थोड़ी नहीं मात्रा में दोस्तों सोना की प्राप्ति भी मिलती है, सोना की खदानें भी हैं। कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो यहाँ से मंगलोर बंदरगाह से किसका निर्यात होता है? तो यहाँ से दोस्तों लोहा का आयात होता है। क्या है दोस्तों? लोहा का आयात निर्यात होता है, लोहे अयस्क का। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बंदरगाह मिलेगा कोची बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कोची। अब कोची बंदरगाह किस राज्य पर पड़ता है? तो कोची बंदरगाह दोस्तों केरल में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? केरल में। तो कोची बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? तो कोची बंदरगाह दोस्तों किस पर स्थित है? जैसे मंगलोर बंदरगाह एस्चुरी पर इसका निर्माण मरमुगांव बंदरगाह का एस्चुरी पर निर्माण हुआ था। इसी प्रकार से कोची बंदरगाह दोस्तों लेगून बंदरगाह है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो लेगून। आपको बताया कि लेगून क्या होता है, तो लेगून में क्या होता है? लेगून झील भी होती है, ये लेगून बंदरगाह बसा हुआ है। जब स्थल भाग का कटाव कुछ इस प्रकार से हो, किस प्रकार से हो कि समुद्र का पानी इस प्रकार से बहुत कम यानी पतले रास्ते से अंदर जा रहा हो, तो ऐसी वाली यदि बड़ा सा क्षेत्र हो तो झील बोलते हैं। यदि छोटा क्षेत्र है दोस्तों लेगून स्थित बंदरगाह है। तो यहाँ पर लेगून बंदरगाह की स्थिति इस वाले क्षेत्र को लेगून के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लेगून बंदरगाह यानी कोची बंदरगाह किसके लिए है? कोची बंदरगाह को और किस नाम से जानते हैं? तो एक क्वेश्चन आता है कि अरब सागर की रानी। कहाँ की दोस्तों? अरब सागर की रानी। जैसे कि ये पूरा का पूरा सागर अरब सागर है, तो अरब सागर की रानी के नाम से किसको जाना जाता है? तो कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा बंदरगाह बनेगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है ना, तो यहाँ पर दिखाया जाएगा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है जी? बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है? तो कोची बंदरगाह है। कौन सा? कोची बंदरगाह है। कोची बंदरगाह के बाद नीचे में मिलेगा अपन को कौन सा? तोतीकोरिन बंदरगाह। कौन सा? तोतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है ना? तो तोतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये तोतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। इसकी विशेषता में क्या नोट मिलेगा? तो विशेषता में नोट मिलेगा तो तोतीकोरिन बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है। तोतीकोरिन बंदरगाह सबसे गहरा नहीं, सबसे कम गहरा है। कैसा है? सबसे कम गहरा है। तोतीकोरिन बंदरगाह कम गहरा है, इन उथला है। कैसा है? उथला है। सबसे अधिक गहरा का तो विशाखापट्टनम है, जो अपन इसके बारे में आगे देख रहे हैं। तो जो तोतीकोरिन बंदरगाह है ये तमिलनाडु में है और सबसे कम गहरा बंदरगाह है। इसके बाद में चेन्नई बंदरगाह। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह के बारे में विशेषता है कि कैसा बंदरगाह है? तो सबसे पुराना बंदरगाह है। सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह है। इसके ऊपर में मिलेगा आपको एन्नोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? एन्नोर बंदरगाह। तो एन्नोर बंदरगाह निगम आधारित बंदरगाह है। कैसा आधारित है? निगम आधारित बंदरगाह है। जैसे नगर निगम होता है, नगर पालिका होती है, इसके द्वारा आधारित यानी बना हुआ इन सबके सहयोग से जो निगम बंदरगाह है, निगम आधारित बंदरगाह है वह एन्नोर बंदरगाह है। इसके माध्यम से सरकारी बंदरगाह तो हैं ही, इसके साथ में दोस्तों नगर निगम की संबंधित
कार्य को माने जो सामान होता है, माल वाहक होता है, इनों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यानी इसके इन बंदरगाहों से भी ट्रांसफ़र होगा, लेकिन क्या है कि कुछ विशेष है इसमें, क्या है विशेष, नगर निगम का के लिए कुछ विशेष बंदरगाह है। इसके बाद में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, जो कि आप स्थिति लोकेशन देख रहे हैं कि इस जगह पर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है। कैसा है? गहरा। और दोस्तों ये प्राकृतिक गहरा है। कैसा है? प्राकृतिक प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है। कैसा? गहरा बंदरगाह है। इसके सामने दोस्तों जहाँ पर यदि यहाँ पर इसका बंदरगाह है, यहाँ पर क्या है? बंदरगाह है। इसके सामने एक पहाड़ी है जिनका दोस्तों डाफला नोज के नाम से जाना जाता है। नोज पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नोज। नोज माने क्या होता है? तो नाक होती है। तो इस बंदरगाह के सम्मुख नोज पहाड़ी है। कौन सी? नोज पहाड़ी। ये नाक की आकृति जैसी स्थिति बनाते हुए दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह की कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। जब कोई बाढ़, इसके साथ समुद्र में बाढ़ नहीं आएगी, समुद्र में तूफान या ज्वार आते हैं और जो हिड़ा आते हैं, ठीक है ना, इनसे सुरक्षित महसूस करता है। इनसे नोच पहाड़ी से सुरक्षा मिलती है। किसको मिलती है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह को। इसके साथ साथ में विशाखापट्टनम बंदरगाह पर मरम्मत का कार्य होता है। किसका? मरम्मत का। आप जान सकते हैं कि जिस प्रकार से आपके घर में साइकिल, गाड़ी होगी, बड़ा वाहन होगा, तो उनको भी चलने से कुछ दिन बाद कुछ कार्य होता है, उसमें टूट फूट होती रहती है, तो उसकी मरम्मत कराई जाती है। तो उसी प्रकार से जहाज़ों की भी मरम्मत के लिए कोई स्थान चाहिए भाई, ठीक है ना। तो जहाज़ों की मरम्मत के लिए सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट जगह है तो दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह है कि यहाँ पर जहाज़ों की मरम्मत की जा सकती है। क्या? मरम्मत की जा सकती है। और मरम्मत करने से लिए जहाज़ को स्थिर रखना बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि पानी में ब्रेक नहीं लगता है, ठीक है ना। पानी में तो सिर्फ क्या है, आपको उसके मशीनों के सहारे या अपने दिमाग के बल पर और विशिष्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर उसको रोका जाता है। यदि आप बंदरगाह को नहीं यदि बंदरगाह पर आप जहाज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो जाके जहाज़ बंदरगाह में टकराएगा, और बंदरगाह में टकराएगा तो बंदरगाह को काफ़ी क्षतिग्रस्त हो सकती है। तो इन सब के लिए नोच पहाड़ी काफ़ी दोस्तों सुविधाजनक है। इसलिए यहाँ पर जो मरम्मत का कार्य होता है वो अच्छी तरह से किया जा सकता है। अब दोस्तों विशाखापट्टनम से ऊपर में मिलेगा आपको पारादीप बंदरगाह। कौन सा? पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह दोस्तों पहले नहीं हुआ करता था। पहले दोस्तों दो ही बंदरगाह थे, यहाँ पर विशाखापट्टनम बंदरगाह और ऊपर में था कोलकाता बंदरगाह, ठीक है ना। कि इन दोनों बंदरगाहों पर लोड भारी ज़्यादा हो गया, तो इसको कम करने के लिए एक दूसरा बंदरगाह का निर्माण हुआ जिसका नाम हुआ पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह किसके लिए जाना जाता है, क्यों प्रसिद्ध है? तो पारादीप बंदरगाह पहले तो एक उड़ीसा में स्थित बंदरगाह है। कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित बंदरगाह है। उड़ीसा में कौन सी झील है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और पारादीप बंदरगाह से क्या चीज़ को आयात किया जाता है, निर्यात किया जाता है। आयात तो होगा जो उसको काफ़ी कम होगा, लेकिन निर्यात किया जाता है सबसे अधिक। तो सबसे अधिक निर्यात किया जाता है यहाँ से चावल। क्या? चावल। आप एक क्वेश्चन भी बताइए कि भारत में सबसे अधिक कौन सी अनाज की खपत सबसे अधिक है? गेहूँ की खपत अधिक है कि चावल की अधिक है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये है आपके लिए। और एक क्वेश्चन ये है कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा में कौन सी झील है, ठीक है ना। तो पारादीप बंदरगाह से क्या निर्यात होता है? चावल। क्या होते हैं? चावल। चावल को विदेश में भेजा जाता है या एक राज्य से दूसरे राज्यों में भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि सड़क के माध्यम से ट्रांसपोर्ट और रेल के माध्यम से ट्रांसपोर्ट और बंदरगाह यानी पानी के माध्यम से ट्रांसपोर्ट, यानी तो पानी सबसे सस्ता यदि कोई सरल, सबसे सस्ता, सुविधाजनक है तो दोस्तों पानी में के द्वारा ट्रांसपोर्ट सबसे सरल है, क्योंकि यहाँ पर घर्षण नहीं होता है, यहाँ पर ज़्यादा ईंधन की खपत नहीं होती, ज़्यादा ईंधन खपत नहीं होता है, तो यहाँ पर काफ़ी सस्ता सुलभ होता है, ठीक है ना।
तो यहाँ से इसलिए बंदरगाहों के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब है दोस्तों यातायात। क्या है? यातायात। यातायात का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह सामान की ढुलाई करना और पहुंचाना। इसके ऊपर में दोस्तों एक कोलकाता बंदरगाह है। कौन सा? कोलकाता बंदरगाह है। तो कोलकाता बंदरगाह है, तो कोलकाता बंदरगाह दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। कोलकाता बंदरगाह एक नदी के द्वारा विकसित होता है। किसके द्वारा? एक नदी के द्वारा विकसित होता है। एक कोलकाता बंदरगाह ही एक ऐसा बंदरगाह है जो नदी के द्वारा विकसित हुआ है। तो यहाँ से नदी निकली हुई है हुगली नदी। कौन सी? पश्चिम बंगाल से नदी जाती है हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे यानी घाट पर बना बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह है। और हुगली नदी में पानी की आपूर्ति पूरे वर्ष भर करना किसके माध्यम से सुनिश्चित हुआ है? तो जो कहाँ पर? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से निकली हुई गंगा नदी। तो गंगा नदी में दोस्तों, गंगा नदी से एक फरक्का बैराज बनाया। क्या बनाया? फरक्का बैराज। और फरक्का बैराज से एक दोस्तों नदी की धारा को लिया और हुगली नदी में छोड़ दिया। कौन सी नदी में? हुगली नदी में छोड़ दिया। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ था कौन सा बंदरगाह? तो बसा क्या? बना हुआ है कौन सा? कोलकाता बंदरगाह। तो पहले ये अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाता था। क्यों नहीं कर पाता था? कि जो हुगली नदी के माध्यम से जो गाद यानी सिल्ट आती थी ये पूरी जाम हो जाता था बंदरगाह के पास में, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता था और बरस भर कार्य नहीं कर पाता। लेकिन जब फरक्का बैराज बनाया गया यहाँ पर और इसके माध्यम से गंगा की धारा को छोड़ा गया, तो इसके माध्यम से, क्योंकि गंगा नदी 12मासी नदी है, क्योंकि इनका ओरिजिन कहाँ से? हिमालय पर्वत से हो रहा है। ठीक है ना, उत्तराखंड से निकल रही हैं। तो इस वाली नदियों में काफ़ी बरस पर पानी रहता है। तो यहाँ से हुगली नदियों में फरक्का बैराज से जो धारा छोड़ी गई इसके माध्यम से हुगली नदी का बंदरगाह विकसित हुआ है। ये तो दोस्तों भारत के प्रमुख बंदरगाह थे। इसके साथ में दोस्तों अंडमान निकोबार पर जो बंदरगाह है वह दोस्तों पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। ये भी काफ़ी आपके लिए सुविधाजनक है। और जो जहाँ पर अंडमान निकोबार जाने के लिए अपन आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सड़क मार्ग तो है नहीं, ठीक है ना, या तो वायु मार्ग होगा या फिर जल मार्ग होगा। तो वायु मार्ग खर्चीला होता है, लेकिन समुद्र मार्ग दोस्तों क्या होता है? सरल होता है, यानी सस्ता होता है। अब दोस्तों भारत के जो प्रमुख 13 बंदरगाह थे जिनके माध्यम से भारत का व्यापार होता है। अब जो 250 के लगभग में छोटे बंदरगाह हैं, उन छोटे बंदरगाहों में से कुछ बंदरगाह हैं जो 5 बंदरगाह के लगभग हैं, जिनको दोस्तों इतिहास में महत्व है। तो इनको किस किस नाम से जाना जाता है, वो कहाँ कहाँ पर हैं, तो इनके बारे में भी चर्चा करते हैं अपन। तो दोस्तों एक बंदरगाह है, कौन सा दोस्तों? गुजरात में है। 4 बंदरगाह है। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात की खंभात खाड़ी पर स्थित हैंगे। जिन बंदरगाहों में से एक बंदरगाह है मरिंदा बंदरगाह। कौन सा? जो आपको इस पर लिखाई नहीं दे रहा है, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ। कौन सा? मरिंदा। ठीक है ना, मरिंदा बंदरगाह है नंबर 1। दूसरे बंदरगाह का नाम है दोस्तों पिपावा। पिपावा बंदरगाह है। पिपावा बंदरगाह दूसरे नंबर का पिपावा बंदरगाह है। तीसरे नंबर पर है दोस्तों दहेज बंदरगाह। कौन सा? दहेज। शादी में मिलने वाला दहेज नहीं है, ये बंदरगाह का नाम है दहेज। क्या है? दहेज। इन 3 बंदरगाहों में से 3 बंदरगाह कहाँ पर स्थित हैं जी? गुजरात में स्थित हैं। इन 3 बंदरगाहों में से सबसे प्रमुख बंदरगाह है दहेज बंदरगाह। क्यों है दहेज बंदरगाह? क्योंकि दहेज बंदरगाह गुजरात में, यहाँ इस वाली जगह पर पड़ता है, गुजरात में दहेज बंदरगाह। दहेज बंदरगाह से किस चीज़ का आयात और निर्यात होता है? तो रासायनिक चीज़ों का आयात और निर्यात होता है। कौन सी? रासायनिक चीज़ों को, जो आप दवाइयाँ, खाद और काफ़ी केमिकल प्रोडक्ट, इन सभी का आयात और निर्यात कहाँ से होता है? तो वह दहेज बंदरगाह से किया जाता है। इसका नाम ही दोस्तों, इसका काम और ये बंदरगाह इसी पर्पज़ के माध्यम से बनाया गया है कि ये किसके लिए विकसित हो? ये सिर्फ रासायनिक चीज़ों के लिए विकसित हो। इससे सिर्फ रासायनिक संबंधी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए और पहुंचाया जाए। क्योंकि रासायनिक बंदरगाह में के द्वारा
रसायन वाली चीज़ों का विस्फोट या हो सकता है या होने की संभावना होगी। तो यदि अगर इन सभी बंदरगाहों पे कहीं पर करते हैं तो यहाँ पर अड़ोस पड़ोस में रहने वाली पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए एक परमानेंट स्थायी जगह बनाई गई है। इस माध्यम से यदि कोई नुकसान कभी ऐसा हो नहीं चाहिए, लेकिन कभी दुर्घटना हो जाती है अचानक, ठीक है ना, तो यहाँ से जनता का, पब्लिक का लॉस ना हो, नुकसान ना हो, यहाँ पर हमेशा फोर्स अलर्ट पर रहती है। क्यों पर? दहेज बंदरगाह पे। इसके बाद दोस्तों पिपावा बंदरगाह, कौन सा यहाँ पर है दोस्तों? मृंदा और पिपावा बंदरगाह, भी दो बंदरगाह स्थित हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बंदरगाह है जो चौथा बंदरगाह है, नहीं अपने 3 बंदरगाह थे, चौथा बंदरगाह है दोस्तों धमरा बंदरगाह। कौन सा? धमरा बंदरगाह। एक धमरा बंदरगाह स्थित है जो कहाँ पर स्थित है? तो धमरा बंदरगाह दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। कौन सा? धमरा बंदरगाह। धमरा बंदरगाह। ये धमरा बंदरगाह कहाँ पर है? तो उड़ीसा में स्थित बंदरगाह है जो प्रमुख छोटे बंदरगाहों में से है। अब दोस्तों आपको ले चलते हैं कि बंदरगाह पर किस प्रकार से सामान उतरता है और किस प्रकार से आगे बढ़ता है और किस प्रकार से कंटेनर कार्य करते हैं, इनके बारे में देखिए। आपको सम्मुख ये वीडियो प्ले करते हैं। तो आप जो देख रहे हो कि जो बंदरगाह होते हैं जो 2 प्रकार से होते हैं, एक तो सवारी वाला, जिस प्रकार से ट्रेन 2 प्रकार से चलती है, एक सवारी वाली ट्रेन, एक माल वाली ट्रेन, ठीक है ना। उसी प्रकार से बंदरगाह भी 2 प्रकार से कार्य में यूज लेते हैं जहाज़ों को। एक जहाज वो है जहाज जिसके माध्यम से सामान का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके, और सामान के साथ में, या फिर एक वह बंदरगाह है जिसके माध्यम से सवारियों की एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो अभी आपको सवारी वाला दिखाया था, अब आपको दिखाते हैं सामान वाला और माल वाला किस प्रकार से आयात निर्यात होता है। तो आप देखिए aren't very well known to Westerners. They are easily some of the world's most important centers of commerce. That's because the port between these 2 cities is considered to be the 3rd busiest in the world, as it handles over 30 million standard cargo containers annually. The reason for its importance is because it's located at a crossroads to canals to important waterways such as the Yangtze River. While the port has also had a variety of different specialized cargo areas such as the Beilun Seaport, the Zhenhai Estuary Port, and the Ningbo Island River Port. Due to its location, it should come as no surprise that it's been इस सब के माध्यम से आपने देखा, काफ़ी शॉर्ट वीडियो बनाया था कि ताकि आप अच्छी तरह से इसको देख सके, ठीक है सर। देखिए, तो आप सभी इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। तो फिर से रिवीजन करते हैं अपन कि कांडला बंदरगाह है जो आधुनिक और व्यापार मुक्त बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, नावा शिवा बंदरगाह है जिसको JNPT के नाम से भी जानते हैं और आधुनिक बंदरगाह है, मरमुगांव बंदरगाह है, इसके माध्यम से पर्यटक घूम सकते हैं और एस्चुरी पर निर्माण हुआ है, न्यू मंगलोर बंदरगाह वह बंदरगाह जिसके माध्यम से लोहा एस्क का आयात निर्यात किया जाता है, कोची बंदरगाह जिसको अरब सागर की रानी कहते हैं और ये दोस्तों लेगून स्थित बंदरगाह है, तोतीकोरिन बंदरगाह जो सबसे उथला बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह जो दोस्तों सबसे पुराना बंदरगाह है, एन्नौर बंदरगाह जो नगर निगम आधारित बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो दोस्तों सबसे गहरा बंदरगाह है और किसके लिए जाना जाता है, तो ये दोस्तों मरम्मत के लिए जाना जाता है, पारादीप बंदरगाह जहाँ से चावल का आयात निर्यात होता है, कोलकाता बंदरगाह जो नदी पर स्थित बंदरगाह है वो कोलकाता, और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है जो जहाँ पर अंडमान निकोबार में स्थित है। यहाँ के बाद में यहाँ पर दहेज बंदरगाह है जहाँ पर जिसके माध्यम से रासायनिक चीज़ों का आयात निर्यात हो सके, और यहाँ पर दोस्तों मृंद बंदरगाह पपुआ, उसके बाद धमरा बंदरगाह, ठीक है ना, जिसके माध्यम से दोस्तों आपको क्लास कितनी महत्वपूर्ण रही है, आपने इसमें क्या क्या देखा है, इस सभी के बारे में और लोगों को शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।